हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। सेक्शन 4 बात करता है कि हम कोर्ट जो है वो सर्टेन ऑफेंडर्स को गुड कंडक्ट पे रिलीज कर सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसेक्शन 1 सेज व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया गया है एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसकी पनिशमेंट डेथ नहीं है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, मृत्युदंड नहीं है और आजीवन कारावास नहीं है, एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन दैट, और जिस कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई है उस कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट के ओपिनियन में है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस। वही जो बात हम लोगों ने सेक्शन 3 में करी थी कि कोर्ट जब भी रिलीज करती है किसी ऑफेंडर को तो वो नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगी और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखेगी, ध्यान में रखते हुए तभी कोर्ट रिलीज करेगी। इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। इट इज मैंडेटरी। एक्सपीडियंट का मतलब होता है मैंडेटरी, आप चाहे तो अपनी बेरक में लिख लें। इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे ऑफेंडर को रिलीज कर दे। Then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, दूसरे किसी लॉ में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। The court may instead of sentencing him, सेंटेंस करने के बजाय at once to any punishment direct that he be released on his entering into a bond with or without sureties। लेकिन देखो, जो हम लोगों ने ड्यू एडमोनिशन वाले में पढ़ा था उसमें ऐसा कुछ बॉन्ड के बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन जब भी किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाता है अंडर सेक्शन 4 तो उससे बॉन्ड साइन कराया जाता है और श्योरिटीज़ होती है। श्योरिटीज़ वो होती हैं जैसे विटनेस होता है केस में, तो श्योरिटीज़ ये होती है कि वो श्योरिटी जो श्योरिटी इंसान बन करके आएगा वो साइन करेगा उस बॉन्ड पे कि हाँ भाई जब कोर्ट बुलाएगी तो ये बंदा हाजिर हो जाएगा, वो ऑफेंडर हाजिर हो जाएगा वहाँ पर, और अगर नहीं होता है तो मेरी सारी जिम्मेदारी बनती है। ये श्योरिटी होती है, मतलब वो बंदा बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है। टू अपेयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क इट। अगर नॉट एक्सीडिंग 3 years, प्रोबेशन का जो पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक का होता है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। प्रोबेशन का जो पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। अब श्योरिटीज़ क्यों होती हैं, बॉन्ड में क्यों किसी ऑफेंडर को एंटर कराया जाता है, क्यों श्योरिटीज से साइन कराया जाता है, ताकि वो अपेयर हो कोर्ट में जब उसको कोर्ट बुलाए, और अगर कोर्ट कोई सेंटेंस देती है तो वो उसको रिसीव करे। ठीक है। और ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है मैंने आपको पहले बताया 3 साल से ज़्यादा तक का नहीं होता। एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड इन द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। ये जो 3 साल का प्रोबेशन पीरियड जो कोर्ट ने दिया है उसमें उस ऑफेंडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पीस में रहे, शांति से रहे और गुड बिहेवियर में रहे, अच्छे उसका जो बिहेवियर है पब्लिक के लिए वो अच्छा बिहेवियर हो। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज। कोर्ट, अब देखो ये एक्सेप्शन है कि कोर्ट जो है वो रिलीज नहीं करेगी ऑफ एन ऑफेंडर अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। कोर्ट जब तक इन कुछ यहाँ पे बातें लिखी हैं इसमें कि कोर्ट जब तक इन सारी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक वो ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज नहीं करेगी। दैट द ऑफेंडर और हिज श्योरिटी इफ, देखो दोनों के लिए लिखा है, ऑफेंडर के लिए भी लिखा है और उसकी श्योरिटी के लिए भी लिखा है। इफ एनी हैज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबॉर्ड, उसका एक खुद का एक फिक्स्ड प्लेस है कि हाँ ये बंदा यहीं पे रहता है और ये यहीं रहेगा। ठीक है। और रेगुलर ऑक्यूपेशन, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो रेगुलर अपना कोर्स ऑफ बिजनेस करता है, ऑक्यूपेशन करता है, उसका काम करने की जगह वो है। ठीक है। इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइजेज ज्यूरिसडिक्शन, और ये जो फिक्स्ड प्लेस और प्लेस ऑफ अबॉर्ड है, जो रहने की जगह है, जो ऑक्यूपेशन की जगह है, काम करने की जगह, जो उसका वर्क प्लेस है, ये कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए। भाई स्वाभाविक इसकी बात है कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होना जरूरी है। और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर्स इनटू द बॉन्ड।
देखो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 3 साल तक का पीरियड होता है प्रोबेशन पीरियड, तो वो एटलीस्ट 3 साल तक तो वहां रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात लिखी है, ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर्स इनटू द बॉन्ड। जितने दिन के लिए वो बॉन्ड में एंटर कर रहा है उतने दिन के लिए तो वहां उसका कोई फिक्स प्लेस होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 सेज बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अंडर कोई भी ऑर्डर करने से पहले द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड इन रिलेशन टू द केस। अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए किसी प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है तो जो क्या होगा, जो प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट बनाएगा वो कोर्ट कंसिडरेशन में लेगी। कब लेगी? ये जो सबसेक्शन 1 में रिलीज को ऑर्डर करने से पहले कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको कंसिडरेशन में लेगी। देन सबसेक्शन 3 सेज व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई कि कोर्ट जो है पहले कंसिडरेशन में लेगी रिपोर्ट अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया है तो। फिर रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लेने के बाद कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के लिए रिलीज कर सकती है ऑफेंडर को अंडर सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 3 कह रहा है कि अगर ऑर्डर पास कर दिया गया है द कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, में है कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है, ठीक है, या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में है, यानी कि दोनों के वेलबींग के लिए है, ऑफेंडर के और पब्लिक के, इट इज़ एक्सपीडियंट सो टू डू, फिर से वही बात है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ मैंडेटरी, इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर। तो कोर्ट क्या करेगी? एक सुपरविजन ऑर्डर को पास करेगी डायरेक्टिंग दैट the order shall remain, the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order। तो अब अगर कोर्ट ने एक बार ऑर्डर पास कर दिया, अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट में है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है और ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है, तो कोर्ट जो है एक सुपरविजन ऑर्डर को पास करेगी, उसमें वो प्रोबेशन ऑफिसर का नाम लिख देगी उस ऑर्डर में, ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बींग लेस देन 1 ईयर, 1 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन एंड मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर इम्पोज सच कंडीशंस एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर। देखो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट में है ऑफेंडर के और पब्लिक में के इंटरेस्ट में है तो द कोर्ट शैल पास अ सुपरविजन ऑर्डर, कोर्ट जो है एक सुपरविजन ऑर्डर जो है वो पास करेगी, ठीक है। द ऑफेंडर विल रिमेन इन द सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर। अब जो है जो ऑफेंडर है वो सुपरविजन में रहेगा उस ऑफिसर के, जो ऑफेंडर है वो उस ऑफिसर के प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहेगा, नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। और कोर्ट जो है उसमें जो ऑर्डर सुपरविजन ऑर्डर जो पास किया गया है उसमें कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है। फिर सबसेक्शन 4 कहता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 के अंडर कोर्ट ने जो सुपरविजन ऑर्डर पास किया है शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज्ड, उसको रिलीज करने से पहले, ऑफेंडर को रिलीज करने से पहले, टू एंटर इनटू अ बॉन्ड, एक बॉन्ड में एंटर कराए, ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटीज, श्योरिटीज के साथ भी हो सकता है, गारंटी के साथ भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा बंदा उसके साथ भी हो सकता है, उसके विदाउट भी हो सकता है, टू ऑब्जर्व द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर एंड सच एडिशनल कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो ऊपर हम लोगों ने देखा कि कंडीशंस जो है कोर्ट इम्पोज कर सकती है, सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है। कौन सी कंडीशंस इम्पोज कर सकती है ये सबसेक्शन 4 में बताया, विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस को लेकर के क्या कंडीशन इम्पोज करेगी, खुद दिमाग लगाओ। यही कंडीशन कि आपका मतलब जहां घर है आप वहीं रहोगे, ठीक है। एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब ये है कि किसी भी तरह का कोई नशा आप नहीं कर सकते, इस तरह की कंडीशन इम्पोज कर सकती है। और एनी अदर मैटर, और कोई अगर मैटर, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पर होता है, कोर्ट को जैसा जो कंडीशन ऑफेंडर को देख करके ऑफेंडर टू ऑफेंडर डिपेंड करता है, तो जो कंडीशन कोर्ट को लगती है वो कंडीशन कोर्ट जो है वो
स्पेसिफाई कर सकती है उस ऑर्डर में। एज द कोर्ट में हैविंग रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, वही मैंने आप लोग को बताया, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कंसिडर फिट टू इम्पोज फॉर प्रिवेंटिंग अ रेपिटेशन ऑफ द सेम ऑफेंस। अब ये सब कुछ करने का और ये कंडीशंस लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि जो ऑफेंस हुआ है दोबारा, जो मतलब जो ऑफेंस ऑफेंडर ने किया है, जो कमिट किया है, दोबारा वो सेम ऑफेंस वो कमिट ना करे, और अ कमिशन ऑफ अदर ऑफेंस बाय द ऑफेंडर, ना वो सेम ऑफेंस दोबारा से कमिट करे, ना ही कोई दूसरा ऑफेंस ऑफेंडर कमिट करे। इसलिए ये सारी कंडीशंस जो है वो लगाई जाती हैं। समझ में आया? फिर सबसेक्शन 5 कहता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर। अब कोर्ट जो है सुपरविजन ऑर्डर सब बना दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट अब एक्सप्लेन करेगी ऑफेंडर को सारे टर्म्स और कंडीशंस जो भी ऑर्डर में लिखे गए हैं वो एक्सप्लेन करेगी। एंड शैल फोर्थविथ फर्निश 1 कॉपी, और तुरंत इमीडिएटली, फोर्थविथ का मतलब आप लिख सकते हो अपनी बेयर एक्ट में, इमीडिएटली जो है एक कॉपी उस सुपरविजन ऑर्डर की ईच ऑफ द ऑफेंडर्स के पास जानी चाहिए, ऑफेंडर के पास जानी चाहिए, उसकी जो श्योरिटी अगर किसी ने ली है तो उसके पास जानी चाहिए, और अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड है उस केस से तो उसके पास भी जानी चाहिए। समझ में आया सेक्शन 4 क्या कहता है? फिर से एक बार हम लोग पूरा सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जो कि गिल्टी पाया गया है, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ नहीं है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगा, 2 चीज़ें देखेगा, नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगा, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखेगा, और फिर तुरंत जो है कोर्ट रिलीज कर देगी गुड कंडक्ट पे, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, ठीक है। लेकिन रिलीज करेगी एक बॉन्ड में एंटर कराने के बाद, विद और विदाउट श्योरिटीज। और क्यों ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं? क्योंकि उसको, ताकि वो अपेयर हो जब कोर्ट चाहे उसको बुला सके, और कोई सेंटेंस अगर कोर्ट को देनी है तो वो उसको रिसीव करने के लिए भी वहाँ पर प्रेजेंट रहे। प्रोबेशन पीरियड मैंने आप लोग को बताया 3 साल तक का ही होता है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। कंडीशंस भी हम लोगों ने पढ़ी जो आपके प्रोवाइडेड में दी हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि ये सारी कंडीशंस होंगी जो कि ऑफेंडर या फिर श्योरिटी पर लगाई जाएंगी कि एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबॉर्ड चाहिए, फिक्स्ड प्लेस ऑफ रेजिडेंस चाहिए, कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन की जगह होनी चाहिए, कोई वर्क प्लेस है वो रेगुलर होना चाहिए कि वहीं पे भाई जाता है या तो ऑफेंडर या तो उसकी श्योरिटी, जो कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होनी चाहिए, और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू, और जो 3 साल तक का आपका टाइम है, जो प्रोबेशन पीरियड है, उस समय तक तो वो रहे ही वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस हैं। फिर सबसेक्शन 2 में हमने देखा कि सबसेक्शन 2 में हम लोगों ने देखा पहले कि कोर्ट जो है एक कंसिडरेशन में लेगी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 में देखा कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है और पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो वो एक सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकती है, एंड द ऑफेंडर विल रिमेन इन द सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर नॉट लेस देन 1 ईयर। 1 साल तक तो वो रहेगा ही सुपरविजन में ऑफेंडर, और कोर्ट इसमें कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है। फिर सबसेक्शन 4 में हमने कंडीशंस के बारे में देखा कि क्या क्या कंडीशंस वो इम्पोज कर सकती है। तो रेजिडेंस को लेकर के कर सकती है, किसी तरह का कोई नशा ना करे, इस तरह की कंडीशन में इम्पोज कर सकती है। मतलब बेसिकली पूरी बात ये है कि जिस केस के सर्कमस्टेंसेस को देख करके जो कुछ भी कोर्ट को लगता है उस तरीके से वो कर सकती है। और इस सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि वो जो ऑफेंडर है वो दोबारा से उस ऑफेंस को कमिट ना करे या फिर कोई दूसरा ऑफेंस कमिट ना करे। फिर सबसेक्शन 5 और लास्ट सबसेक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं वो ऑफेंडर को एक्सप्लेन करी जाएंगी उस ऑर्डर में, और तुरंत से तुरंत एक कॉपी सुपरविजन ऑर्डर को पास करने के बाद एक कॉपी उस सुपरविजन ऑर्डर की ऑफेंडर्स को दिए जाएंगे, श्योरिटीज़ को दिए जाएंगे, और प्रोबेशन ऑफिसर अगर कोई अपॉइंट किया गया है तो उसको दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 4 द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।